नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो 5 का प्राइम टाइम में। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है, देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। आंकड़ा अब 3 लाख के नीचे आ गया है। बीते 24 घंटे में 2,81,000 नए केस सामने आए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी घट नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। इस बीच तेजी से फैल रही ब्लैक फंगस की बीमारी और कोरोना की थर्ड वेव ने थोड़ी चिंता जरूर पैदा कर दी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब तक थर्ड वेव आएगी तब तक ज्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके होंगे। वहीं जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। अगर आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो जनतंत्र टीवी की कोशिश होगी आपकी हर संभव मदद करे। इसके लिए आपको यह करना है कि एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आज के इस खास शो में हम ब्लैक फंगस और कोरोना की थर्ड वेव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा है, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपको करा देते हैं रूबरू। डॉक्टर निर्मल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही डॉक्टर ज्योति हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर निर्मल गुप्ता, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये शो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोग तनाव से दूर रहें, भ्रांतियों से दूर रहें, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें। सर, देश में एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है, ये अच्छे संकेत देश के लिए हैं, लेकिन इस बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस और थर्ड वेव को लेकर लोग काफी पैनिक हो रहे हैं। उन्हें म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जानकारी नहीं है, तो अफवाहों पर ध्यान देकर घबरा रहे हैं, और थर्ड वेव जो अभी आई भी नहीं है उसको लेकर भय का माहौल बना हुआ है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि म्यूकरमाइकोसिस है क्या, और ये बीमारी इंसान के शरीर में कब एंटर करती है और कहां असर डालती है? म्यूकोरमाइकोसिस कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है जी। ये एक फंगस है जो कि नॉर्मल वातावरण में हमेशा उपलब्ध रहती है, लेकिन हर फंगस का या बैक्टीरिया का या वायरस का एक अपॉर्चुनिस्टिक रोल रहता है जी। मसलन ये कि जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है जी। उनके ऊपर ये अपना प्रभाव डालते हैं। जहां तक म्यूकोरमाइकोसिस का सवाल है, ये फंगस उन लोगों पे ज्यादा असर डालती है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी हाल ही के दौरान जो कोविड की महामारी आई है और इसके लिए जो एक स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया है जी, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ है, उनके ऊपर इसका असर देखने में आ रहा है जी। लेकिन ये जो भ्रांति फैली हुई है उसको मैं दूर करना चाहूंगा आपके प्रश्न के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड कोई नई चीज है। 1930 में इसकी वो हुई थी डिस्कवरी जी, है ना। और हमारे शरीर में भी एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसमें कि स्टेरॉइड लगातार बनता रहता है। अब क्या वजह है कि अचानक से ये स्टेरॉइड इतना भयावह रूप में लोगों को बीमार करने में उसका नाम लिया जा रहा है? जितने भी ट्रांसप्लांट मरीज होते हैं और भी कई बीमारियां हैं जिनमें कि हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, जैसे कि गठिया है और भी रूमेटिक बीमारियां हैं। तो मैंने आज से 2-3 महीना पहले इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि स्टेरॉइड एक दुधारी तलवार है। सदे हुए हाथों में इसका उपयोग बहुत ही शानदार रूप से मरीजों की मदद करता है, लेकिन हुआ ये है कि हमारे देश में दवाइयां जो हैं उनका जो प्रयोग है जी, वो रेगुलेटेड नहीं है और ना ही उनकी बिक्री। हाँ। अब अचानक से क्या हुआ है कि स्टेरॉइड के बारे में लोगों को पता लगा कि स्टेरॉइड वंडर ड्रग है जी। तो
हर दवा की दुकान, अच्छा बहुत सस्ती है ये दवा, बहुत ही सस्ती है जी। तो हर दुकान पे, दवाइयों की दुकान पे लोगों ने स्टेरॉइड अपने मर्जी से खरीद के जी। और दवाइयों के विक्रेताओं ने उसको बेच के पैसा भी बनाया और लोगों ने इसका बेतहाशा है ना जी। यूज किया। अब एक कहावत है ना कि नीम हकीम खतरे जान जी। बस वैसी ही स्थिति हो गई है। और म्यूकोरमाइकोसिस उसी की वजह से बहुत तेजी से हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है जी। और आने वाले समय में मेरा ऐसा अनुमान है कि ये मरीजों के लिए, परिवारों के लिए ही नहीं, ये डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगा जी। मैं हार्ट का और लंग का सर्जन हूँ जी। म्यूकोरमाइकोसिस के कई मरीजों के लंग के ऑपरेशन मैंने किए हैं। मैं आपको सच बताता हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस का जिस दिन मुझे ऑपरेशन करना होता है मेरे मन में भी एक आतंक होता है। उसका कारण ये है कि ये बड़ी स्लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज पैदा करता है शरीर में जी। और धीरे धीरे लंग इतनी बुरी तरह से चिपक जाता है शरीर के अंदर कि उसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इस बीमारी का दूसरा पहलू ये है कि 50 से 60% लोग आप कुछ कर लीजिए बचते हैं और जो बच जाते हैं उनमें इतनी विकृति या विकलांगता पैदा हो जाती है कि उनका जीता हुआ भविष्य भी हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता, डॉक्टरों को तो अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल, बहुत ही बारीकियों के बारे में आपने बताया है जो खासकर लोगों को नहीं मालूम होती हैं। डॉक्टर ज्योति, मैं आपका रुख करूंगी। डायबिटीज होने और स्टेरॉइड लिए जाने पर किस तरह से इस बीमारी को होने से रोका जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी डॉक्टर निर्मल गुप्ता ने बताया कि ये बीमारी स्टेरॉइड लेने से और डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल, म्यूकोरमाइकोसिस जैसा कि फंगस के द्वारा होता है और जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें इसकी मात्रा बहुत ज्यादा देखी जा रही है। और इम्यूनिटी का कम होने का बहुत मुख्य कारण जो है एक डायबिटीज भी है। कोविड पेशेंट्स में डायबिटीज बहुत ही जा रहा है। हमें स्टेरॉइड को बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। तो ये दोनों चीजें एक साथ अगर रहती हैं तो इसका सबसे अच्छा कंट्रोल का तरीका ये है कि सबसे पहले हम डायबिटीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। उसके लिए जो डायबिटीज की दवाइयां हैं, इंसुलिन थेरेपी है, उसको प्रॉपर सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और स्टेरॉइड का अपनी डॉक्टर की सलाह से जो उचित मात्रा है, जो उसका प्रॉपर डोज है, उस मात्रा में ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इन दोनों में अनियमितता बढ़ती है या दोनों जी डॉक्टर ज्योति, आपकी आवाज क्योंकि नहीं आ रही है, बिल्कुल थोड़ी देर में आपके पास मैं आऊंगी, जब तक आपका जो साउंड है वो ठीक कर लेते हैं। डॉक्टर निर्मल, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि मैंने जो क्वेश्चन डॉक्टर ज्योति से लिया था वही क्वेश्चन आपसे मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग दुविधा में हैं, बहुत लोग टेंशन में हैं, जिनको मधुमेह है या फिर जो ज़्यादा स्टेरॉइड ले चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो रहे हैं। उनकी दुविधा को दूर कीजिए। मैंने पहली बार जब आपका जवाब दिया तो मैंने डायबिटीज को इसलिए टच नहीं किया जी, क्योंकि पहला सवाल का जवाब स्टेरॉइड से संबंधित था जी। हमारे देश में लगभग 20 से लेके 25% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। ये हमारे पास इसका डेटा है, लेकिन हमारा डेटा बहुत अधूरा है। सही बात ये है कि हर एक डायबिटिक के पीछे कम से कम 4 डायबिटिक छुपे हैं जी। तो यदि मान लीजिए, मैं क्यों, उसका कारण है कि एक तो हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। लोग अपना चेकअप प्रॉपरली नहीं कराते हैं जब तक कि बीमारी तब तक इतनी ना बढ़ जाए कि वो परेशानी में ना आ जाए। और उसके भी 2 कारण हैं। जीवन का हर दिन एक लड़ाई है, एक जद्दोजहद है हर एक व्यक्ति के जीवन में, कुछ को छोड़ दे तो। दूसरा, परिवार की समस्याएं जी। और सही मायने में देखा जाए तो डॉक्टरी के लिए मरीज को दिखाना अपने आप में एक सुखद अनुभव नहीं है हमारे देश में जी। परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हमारे अस्पताल में भी लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, यदि वो प्राइवेट में जाता है तो उसका खर्चा होता है। तो इन सब चीजों के चलते आदमी अस्पताल से बचना चाहता है जी।
और उस बचने के मानसिक प्रभाव से वो अपनी बीमारी बढ़ा लेता है जी। अब डायबिटीज का एक सबसे गंदा पहलू ये है कि जिस व्यक्ति को भी डायबिटीज होती है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से ही शरीर का मेटाबॉलिज्म चलता है, हर सेल का मेटाबॉलिज्म चलता है। यदि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे ठीक हो सकती है जी। तो अब जो मरीजों को कोविड हो रहा है उसके अंदर स्टेरॉइड की मात्रा और डोज अच्छा खासा डोज देना पड़ता है शुरू के 6 से लेके करीब 14 दिन तक। स्टेरॉइड का एक प्रभाव ये होता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा वो 2 से या 3 गुना 4 गुना भी बढ़ा सकता है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको डायबिटीज है तो आपकी ब्लड शुगर 300-400 के क्रॉस करेगी, और यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो वो स्टेरॉइड आपकी डायबिटीज को प्रेसिपिटेट कर देगा जी। तो लगभग 60 से 70% कोविड मरीज जी स्टेरॉइड लेने के बाद हाई ब्लड शुगर से नॉर्मली ग्रसित हो जाते हैं जी। तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एक तो वायरल इफेक्ट की वजह से, दूसरा हाई ग्लूकोज के चक्कर में, और दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे कि मोटापा है, हाइपरटेंशन है। इन सबको यदि सबको समेशन कर दिया जाए तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि तुरंत म्यूकोरमाइकोसिस अटैक करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बता रहे हैं जी जी। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं जो नई लोगों को पता होती है, और ये शो हम इसलिए लाए हैं ताकि लोग घर बैठे जान सकें डॉक्टर से कि क्या है सच्चाई, क्योंकि लोग भ्रांतियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अब क्योंकि वो जानेंगे कि ब्लैक फंगस है क्या, और आपने बताया कि किन लोगों को ज्यादा खतरा है, तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बात कहना चाहूंगा जी कि जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं या जो घर पर भी हैं उनको ऑक्सीजन थेरेपी मिलती है जी। अब ये ऑक्सीजन थेरेपी आती है, एक कंटेनर होता है जिसमें ह्यूमिडिफायर बोलते हैं जी, वो पानी में से होके आती है। वर्कलोड इतना ज्यादा है, पानी की स्वच्छता का इतना अभाव है हमारे देश में कि वो पानी बदला नहीं जाता है, और लगातार उस पानी में 4-5 दिन तक वही पानी चलता रहता है। तो उसमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी चीज, अस्पताल का एनवायरनमेंट कोई साफ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं होता है। वो हम लोग सफाई करते हैं लेकिन वहाँ की जो हवा होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस होते हैं जो दवाइयों के प्रभाव के लिए वो किंग कॉन्ग बन चुके हैं। उनको आप मार ही नहीं सकते हैं। वो इन्हीं की वजह से नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो बहुत सारी चीजें हैं। घरों में भी लोग ह्यूमिडिफिकेशन यूज करते हैं, मतलब भाप लेने का जो सिलसिला है, और उसमें भी यदि पानी वो साफ नहीं डालेंगे या रोजाना नहीं बदलेंगे या गर्म पानी से उसको साफ करके फिर उसमें पानी डाल के ह्यूमिडिफिकेशन नहीं करेंगे तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि लंग में इन्फेक्शन हो, जबकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है डॉक्टर ज्योति। मैं अब आपका रुख करूंगी। अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ताकि इसके गंभीर होने से पहले ही जो पेशेंट है इससे जीत सके? कैसे इसको पहचाने? जो कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, इसका मुख्य लक्षण जो होता है, मतलब शुरुआत ऐसे होती है कि मरीज को एक यूनिलैटरल मतलब एक साइड चीख गालों में दर्द होना, नाक का बंद हो जाना, नाक से काले रंग का या ब्लडी डिस्चार्ज आना, आंखों में सूजन आ जाना, आंखों के ऊपर काले चकत्ते पड़ना, और अंदर मुंह के अंदर भी देखेंगे तो कभी कभी काले धब्बे दिखते हैं। तो ये सारे जो लक्षण है ये शुरुआती दौर में ये मतलब लक्षण इंडिकेट करते हैं कि ये वार्निंग साइंस है, जिनको हम लोग मतलब वार्निंग साइंस बोलते हैं। तो दीज आर इम्पोर्टेंट साइंस की जो पेशेंट को देखने चाहिए, मतलब डॉक्टरों को देखने चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट कि ये सारे लक्षण अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं हो रहा है। यूनिलैटरल आधी तरफ सर में दर्द, हेडेक होना, और आंखों से भी डिस्चार्ज आना, नाक से काले रंग का पानी आना या ब्लडी डिस्चार्ज होना मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन है। काले धब्बों का दिखना, ये सारे लक्षण जो हैं सारे के सारे, और
कभी कभी नाक की जो ब्रिज पार्ट है उससे भी काले धब्बे दिखते हैं। तो क्रस्टिंग होना, ये सारे लक्षण जो हैं वार्निंग साइंस कहलाते हैं। और इन सब, और आंखों में सूजन आ जाना, प्रोप्टोसिस, आंखों का बाहर निकल आना, ये सारे लक्षण भी वार्निंग साइंस हैं और इम्पोर्टेंट साइंस हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए कि म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। और अगर ये लक्षण दिखते हैं हमें तो इमीडिएटली हमें इसके लिए इसका इन्वेस्टिगेशन और अर्ली ट्रीटमेंट इज की फैक्टर टू कंट्रोल दिस म्यूकोरमाइकोसिस। जितनी जल्दी हम इसका उपचार करेंगे और जितनी जल्दी हम इसको पकड़ पाएंगे उतनी जल्दी हम इसका उपचार कर पाएंगे और मरीज को जो मेनली जो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है उससे हम बच पाएंगे। ये मोस्टली क्या होता है कि स्पोर्स होते हैं, जब ये स्पोर्स नाक के रास्ते के थ्रू जाके सीनस तक इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसको सीजर, फिट्स और भी सारे लक्षण आ सकते हैं। तो इससे हमें बचाव रोकना है कि ये जब तक साइनस में है वहीं पर अगर इसको पकड़ पाए और हम वहीं पर इसका इलाज कर पाए तो ये हमारे लिए ज्यादा कारगर होगा। जबकि ये सीनस अगर इसका ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ज्यादा ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। हमें उससे बचाना है मरीजों को। आंखों तक अगर पहुंच जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है जिसको प्रोप्टोसिस कहते हैं, उसको प्रिवेंट करना है जिससे कि मरीज की आंख तक निकाली जा सकती है, आंखों की रोशनी जाने तक का डर रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। जैसे ही हमें मरीज अगर हेडेक की कंप्लेन कर रहा है वार्ड में, जिसको अभी तक हेडेक नहीं हुआ है, तो हमें इस चीज को हमेशा सीरियसली लेना है कि मरीज को सर दर्द हो रहा है, एक तरफ हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है, अगर यूनिलैटरल हो रहा है, नाक की साइड पे सर हो रहा है, गालों के ऊपर, चीक्स के ऊपर स्टेन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें ध्यान में रखने हैं और मरीज के को अवगत कराना है कि जैसे ये सिम्टम्स आए आपको इमीडिएटली आप हमें, डॉक्टर्स तो देख ही रहे हैं बट अगर पेशेंट को जरा सा भी ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं तो इमीडिएटली अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताएं जो आईसीयू में वार्ड्स में हैं। यानी कि अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो आपने शुरुआती लक्षण बताए हैं इनके बारे में मुझे भी नहीं मालूम था। ऐसे कई लोग होंगे जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप बता रहे हैं। डॉक्टर, अब मैं आपका रुख करूंगी, थर्ड वेव पर अब आ जाते हैं डॉक्टर निर्मल गुप्ता, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं थर्ड वेव को लेकर जो अभी तक आई भी नहीं है। क्या वाकई थर्ड वेव नाम की कोई चीज़ है या फिर सिर्फ अफवाह फैल रही है? और खासकर पेरेंट्स इसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों में इसका इफेक्ट ज़्यादा रहने की बात कही जा रही है। तो उसको लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उसको ज़रा दूर कीजिए और अगर इसमें सच्चाई है तो उससे कैसे अलर्ट रहें। एक बहुत पुरानी कहावत है जी कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और किसी ने तो ये कहा है कि द मोस्ट स्टूपिड थिंग इज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। जी लेकिन हम चूंकि साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं जी, और हमारे पीछे एक लंबा अनुभव है और हमारे पीछे ही नहीं, देश के ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका एक लंबा अनुभव है जी, तो हम लोग ट्रेंड देखते हैं और ट्रेंड के आधार पर हम भविष्यवाणियां तो नहीं कह सकते लेकिन आगाह करते हैं समाज को, देश के नेतृत्व को। तो उसी के आधार पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर के राघवन साहब, उन्होंने करीब एक महीना पहले थर्ड वेव की चर्चा की और उन्होंने उसके अंदर एक शब्द का प्रयोग कर दिया, इनएविटेबल, that the third wave is inevitable। और इस इनएविटेबल वर्ड को यूज करने की वजह से देश भर में पैनिक शुरू हो। हम जानते हैं अपने पिछले कम से कम एक शताब्दी में लगभग 5 पेंडेमिक इस दुनिया ने झेले हैं, छोटे बड़े। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी पेंडेमिक एक बार में समाप्त नहीं होता जब तक कि उस देश की या विश्व की सारी जनता में से लगभग 70% जनता के अंदर हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती। ये हम जानते हैं जी। लेकिन जब एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का एक मैसेज देता है तो पैनिक आना स्वाभाविक है जी, बिल्कुल। मेरा अपना कैलकुलेटेड गैस बोलूंगा, मेरा जो कैलकुलेटेड गैस है वो बिल्कुल इससे तारुफ नहीं रखता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई थर्ड वेव जैसी कोई चीज हमारे देश में आने वाली है। उसका कारण ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका कारण ये है, एक लॉजिकल कारण है कि जिस तरह से हमारे देश में कोरोना फैल रहा है और फैल चुका है, इस समय गांवों की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है।
जिसका कि समाचार हमारे को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स हम देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो तथाकथित थर्ड वेव की बात हो रही है और उसके अंदर बच्चों को इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, तो आप मुझे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, उसके जवाब में मेरा उत्तर निहित होगा, और वो ये है कि यदि आप, आपके परिवार के कोई सदस्य, आपके भाई या आपके पति हेलमेट पहने हुए हैं और बच्चा जो है बिना हेलमेट के आपके स्कूटर पर बैठा है और दुर्भाग्य से वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो सर किसका फूटने वाला है? बच्चे का। जी। तो जब हमारे देश में 18 से ऊपर हर एक इंसान का वैक्सीनेशन हो ही जाने वाला है, तो बचा कौन फिर वैक्सीनेशन के खिलाफ के अलावा? बच्चे ही बचे। तो ऑब्वियसली बच्चों को इन्फेक्शन होगा जो ससेप्टेबल होंगे, तो उसको हम वेव बोले। सर मेरे बहुत सारे सवाल हैं और क्योंकि वक्त का अभाव है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो आंसर है वो थोड़ा संक्षेप में दीजिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिल सके। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगी। जी, मुझे नहीं लगता कि बच्चों की इन्फेक्शन को हम वेव बोलेंगे। बच्चों की इन्फेक्शन को हम इतना ही बोल सकते हैं कि बच्चे इनफेक्ट वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए उनको हो रहा है। यदि हम तैयारी करें अच्छे से तो उनको नहीं होगा। तैयारियों की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल्स को फॉलो कीजिए, अलर्ट रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बता रहे हैं। डॉक्टर ज्योति, अब मैं आपका रुख करूंगी। अगर ब्लैक फंगस की मैं बात करूं तो इसकी स्टेज कौन कौन सी है? अगर इसकी स्टेज है तो बताइए, और इसका इलाज जो है उसके सफल रहने के कितने चांसेस रहते हैं? इसके स्टेजिंग के बारे में अगर बात करें तो इसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है, अगर जैसा कि मैं बताना चाहूँ, बट अभी बहुत क्लियर कट नहीं है। वो 4 स्टेजेस ये हैं कि पहली स्टेज में ये फंगस जैसा मैंने बताया साइनस में होता है, दूसरे स्टेज में ये ऑर्बिटल तक पहुंचता है, मतलब आइस में, थर्ड स्टेज में साइनो ऑर्बिटल दोनों का इन्वॉल्वमेंट, और फोर्थ स्टेज सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। अगर चौथी स्टेज है जब सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो ये लगभग 4 स्टेजेस हैं और इन स्टेजेस का है। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हम जब ये साइनस स्टेज में, अर्ली स्टेज में ही है जब, तभी हम इसको एज अ एंटी फंगल, गुड हाइड्रेशन, गुड केयर, ये सारी चीजें अगर हम सही समय पर पेशेंट को उपलब्ध करा देते हैं तो स्टेज 4 में इसका प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये फंगस पे उतना, क्योंकि ये फंगस बहुत ही रेयर है, इट्स नॉट वेरी कॉमन। अभी इस समय एट अ पेशेंट लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल में हो रहा है, आईसीयू स्टे लॉन्ग है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन लगी, जैसा कि सर ने भी बताया कि ऑक्सीजन पाइपलाइंस जो हैं, HFNC में जो वाटर यूज करते हैं हम लोग, जो हाई फ्लो नेजल कैनुला है, जो NIV है, जो मास्क है, इनकी जो ट्यूबिंग्स है, इनके थ्रू इस फंगस का स्पोर्स इसमें पनपते हैं, क्योंकि स्पोर्स सब जगह होते हैं, उसके थ्रू ये नेजल के थ्रू सर्किट को ग्रो करने का मौका मिल जाता है और ये उसमें पनपते हैं। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं डायबिटीज एंड स्टेरॉइड। These 2 things are main in this COVID time। वैसे तो म्यूकोरमाइकोसिस पहले भी होता रहा है, हम लोग इसको ट्रीट भी करते रहे हैं और इसकी दवाइयां भी हम लोगों ने यूज की हैं, बट अभी इसका समय जो कोविड में है, कोविड में ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके कारण ये इतना प्रारूप ले रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अर्ली साइंस के थ्रू हम इसको जान लें तो स्टेज 4 तक ये नहीं पहुंच पाएगा। और हम सबसे ज्यादा जरूरी है इसका कि आप अलर्ट रहें, अलर्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर ज्योति, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई है। और डॉक्टर निर्मल गुप्ता, क्योंकि बहुत अभाव है वक्त का, इसलिए बहुत जल्दी से आपका आंसर चाहती हूँ। कोरोना काल में ही ये बीमारी क्यों तेजी से फैल रही है? बहुत संक्षेप में। कोरोना काल में बीमारी फैलने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में ये बीमारी ये एक्चुअली ये आई ओपनर है। हमारे देश के लोगों का एक जो नॉर्मल स्वास्थ्य का लेवल है वो बहुत ही कमजोर है जी। और उनके 2-3 छोटे-छोटे कारण बता दूं कि एक तो एक्टिविटी का अभाव, दूसरा स्ट्रेस इन द वर्क एंड लाइफ, एंड तीसरा उनकी जो लाइफ स्टाइल है और भोजन शैली जो है वो इतनी घटिया है, कहना चाहिए कि यदि इन तीनों चीजों को जानने के बाद भी यदि वो अब नहीं सुधार करते हैं तो उसका खामियाजा वो ही नहीं बल्कि उनके परिवार के बच्चे आने वाले समय में भुगत सकते हैं। तो ये एक आई ओपनर है, इससे हमें लेसन लेना होगा बजाय इससे पैनिक और डरने की बात नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। मुझे लगता है जो हमारे दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं उनके बहुत ही काम आने वाली हैं ये तमाम टिप्स। तो
जाहिर सी बात है कि डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है रूल्स फॉलो करने की। अगर रूल्स फॉलो करेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो कोई भी बीमारी, कोरोना, ब्लैक फंगस, कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। और साथ ही लगातार जनतंत्र टीवी आपसे यह अपील कर रहा है कि आप अलर्ट रहें और हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है जनतंत्र टीवी। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। और लगातार हम आपको कह रहे हैं कि आप अलर्ट रहें, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए शो में इतना ही। अगली बार मैं फिर होंगी हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।